हेलो गाइस, वेलकम टू बोनोमी चैनल। बेसिकली मैं ये अगस्त मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन हो या नेशनल इवेंट्स हो, जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सबसे रिलेवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट हो, वही मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है। बेसिकली 20 से 25 क्वेश्चन होंगे और विद एक्सप्लेनेशन होगा। ये वीडियो देख लीजिए, इसमें से एग्ज़ाम में पक्का आएगा ही आएगा, ये गारंटी है, मतलब डाउट ही नहीं है। ठीक है। पहला, लिज ट्रुस जो यूके की नई प्रधानमंत्री बनी है, यूके की तीसरी वुमेन प्रधानमंत्री बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आना ही आना है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने इसके यूके में जो चल रहा था, ये कैसे इलेक्ट हुई, क्या यहाँ पर जनरल इलेक्शन हो रहे थे, क्या हो रहा था, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें इनका नाम और ऋषि सोनक का नाम आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में इन दोनों का नाम ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहला अंडर वाटर जो मेट्रो स्टेशन बनने वाला 2023 में कंप्लीट हो जाएगा, उसका इनॉग्रेशन हो गया बेसिकली। ठीक है। फाउंडिंग स्टोन रख दिया गया, उसका इनॉग्रेशन हो गया है। कहाँ पर हुआ है, कब तक कंप्लीट हो रहा है, 2023 में हो रहा है, ये डेट याद रखिएगा। और कहाँ पर हो रहा है, मतलब बन कहाँ पर रहा है, तो कोलकाता में बन रहा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन, और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी से न्यूज़ में नहीं है, आपको लग रहा होगा ये अभी से न्यूज़ में है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये 2019 का न्यूज़ से स्टार्ट था, 2019 के टाइम से स्टार्ट था ये न्यूज़ में। ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, 2023 में जाके कंप्लीट होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिया है। देन आता है उदार शक्ति न्यूज। उदार शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, बेसिकली किस दो कंट्री के बीच में होती है, बेसिकली एक तो इंडिया होगा और दूसरा किस कंट्री के साथ इंडिया करता है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इतने सारे मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, हमें सारे याद करने हैं जी? नहीं, हमें सारे याद नहीं करने होते। ट्रेडिशनल जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं वो याद नहीं करने होते, वो बेसिकली डिफेंस एस्पिरेंट या फिर सी डी एस, एन डी ए, एफ कैट, उन सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये मैं जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ट्रेडिशनल वालों को मैं इसमें नहीं डालता यहाँ पर। ये बेसिकली आउट ऑफ ट्रेडिशनल कोई एक्सरसाइज हो रही है, जो कि पहली बार न्यूज़ में आया है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, इसीलिए इसको मैंने कवर किया है। ठीक है। उदार शक्ति किसके बीच में होती है, तो एयर फोर्स, पहले बात ये याद रखिएगा, एयर फोर्स के बीच में होती है, इंडिया की एयर फोर्स और कौन सी कंट्री, मलेशिया की एयर फोर्स। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए। देन आता है आपका दलाई लामा जी। दलाई लामा तो एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, इंपॉर्टेंट पीपल है ही। देखिए, चाइना का 3-4 प्रेसिंग इशू होता है जो बहुत सेंसिटिविटी है उसको। लाइक कौन कौन सी है सेंसिटिविटी, किस किस से होता है उसे, एक हांगकांग का इशू ले लो। उसके बाद हांगकांग का चलो थोड़ा अभी लाइटली हो गया है, हांगकांग इतना वो माइंड नहीं करता, बट ताइवान, ताइवान इशू, ताइवान वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना दो अलग अलग कंट्री है। ताइवान अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, और चाइना जो हम शी जिनपिंग की जिसकी चाइना है, वो क्या होती है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना होती है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो शी जिनपिंग की मेनलैंड चाइना है बेसिकली, वो बोलता है कि जो ताइवान है उस नाम का कोई कंट्री नहीं होता, वो हमारा पार्टी है बेसिकली, मतलब एक ही चाइना है। और मज़े की बात यह है कि ताइवान भी बोलता है कि एक ही चाइना है, वो भी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को वो नहीं मानता। वो शी जिनपिंग के चाइना को नहीं मानता, बोलता है कि एक ही चाइना है, वो अलग चाइना है, मैं अलग चाइना नहीं हूँ। जो हमारा ताइवान बोलता है कि हमारा जो कंट्री आइलैंड कंट्री है, हमें भगा दिया गया आइलैंड पे, हम आइलैंड पे सिकुड़ के रह गए हैं, लेकिन हम पूरा चाइना को हम क्लेम करते हैं। और पीपल जी जिनपिंग का चाइना बोलता है कि हम पूरा चाइना को क्लेम करते हैं। तो बेसिकली वन चाइना प्रिंसिपल, वन चाइना पॉलिसी, ऐसा कुछ है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ताइवान के इशू को लेकर जी जिनपिंग हरदम परेशान रहते हैं, वो उनके लिए सेंसिटिविटी का इशू है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उइगर मुस्लिम्स। उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं पाता। और उइगर मुस्लिम जिनजियांग प्रोविंस में, उसने जो हमारा जे और लद्दाख के ऊपर वाला प्रोविंस है, जिनजियांग प्रोविंस, मतलब आपका हो गया वेस्टर्न चाइना बेसिकली। ठीक है। वेस्ट चाइना, चाइना में जो हो रहा है बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो वो एक सेंसिटिविटी इशू है, वहाँ पर अगर कुछ आप उस पर क्लेम करेंगे तो दिक्कत होगा चाइना को। और थर्ड इशू ये लद्दाख वाला, और ये लद्दाख वाला बेसिकली जो आपका तिब्बत वाला इशू है। तिब्बत वाला इशू में क्या सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, दलाई लामा का फिगर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और दलाई लामा बेसिकली इंडिया में अपना वो ले रखा है उन्होंने, डोमिसाइल, मतलब रह रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने रिफ्यूजी का क्लेम करके रह रहे हैं वहाँ पर दलाई लामा इंडिया में। इनका दलाई लामा का हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया में, धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मैंने बताया दलाई लामा में अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वो दलाई लामा जी। ठीक है। 2014 के बाद से, अब थोड़ा बैकग्राउंड भी पढ़ते जाइए, समझते रहिए क्या चल रहा था। 2014 से पहले से या 2014 के बाद भी, जब मोदी जी पावर में आ भी गए थे, तब भी 2016-17 तक खुल के दलाई लामा जी का बर्थडे तक विश नहीं किया जाता था, खुल के मिला तक नहीं जाता था, एक ट्वीट तक नहीं किया जाता था पीएमओ ऑफिस से या प्रेसिडेंट ऑफिस से। ठीक है ना, प्रेसिडेंट मिलते थे ना पीएम मिलते थे। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव इशू है, चाइना को दिक्कत हो जाएगा। बट लेकिन फिर भी क्या क्या हुआ रिजल्ट में, डोकलाम इशू हुआ, उसके बाद लद्दाख में हुआ, प्योंगोंग गलवान वैली हुआ, ये सब चल रहा था। तब हमें पता चल गया कि भैया हम जितना भी चाइना की सेंसिटिविटी को केयर करेंगे, वो हमें
इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो ठीक है भैया, हम भी अब खुल के बोलेंगे। तो पहली बार जो मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियोज़ में डाल रखा है कि जो G20 होगा हमारे यहाँ, वो हमने JNK में भी करवाया है, वो हमने लद्दाख में भी करवाने की बात चल रही है। तो ये सब बातें हम जानबूझ के अब खोल के बोल रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम जानबूझ के प्रेस कर रहे हैं अब चाइना को कि अगर आप नहीं सुनेंगे हमारी बात तो हम भी आपकी बात नहीं सुन सकते। आप हमारे कंसर्न्स को नहीं रिगार्ड करेंगे, हम भी आपके कंसर्न्स को रिगार्ड नहीं करेंगे। तो दलाई लामा का अब सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लद्दाख का इनको कन्फर किया गया दलाई लामा को, और ये न्यूज़ में कवर भी किया गया, जानबूझ के न्यूज़ में कवर करवाया गया है ये बात। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप चाइना को हम दिखाना चाहते हैं, ये प्रेस करवाना चाहते हैं वो इशू कि आपको अगर दिक्कत हो रही है तो सही है, क्योंकि हमें भी दिक्कत हो रही थी। आपके जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन आप वहाँ पर खड़ा कर रखे लद्दाख में, हमें भी प्रॉब्लम हुई है। आप जो बार बार कहते हैं कि लद्दाख हमारा पार्ट नहीं है और अरुणाचल हमारा पार्ट नहीं है, तो हमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम फिर भी चुप रहते थे। अब नहीं रहेंगे, बस हो गया। ये थोड़ा सा पोलाइटली हम मैसेज दे रहे हैं उन्हें, खुल के तो अभी भी नहीं दे रहे, पोलाइटली दे रहे हैं। पहले तो हम ये भी नहीं करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। देन आता है कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट ने अभी अभी एक आर्टिफिशियल एम्ब्रियोज बनाया, मतलब ना ही स्पर्म यूज़ किया है, ना ही जो नेचुरल स्पर्म होता है वो यूज़ नहीं किया है, ना ही नेचुरल एग जो होता है वो भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी आपका बना दिया है कि आर्टिफिशियल एम्ब्रियोज बना दिया है। अब बताओ आर्टिफिशियल एम्ब्रियोज कैसे बना दिया, और कौन से साइंटिस्ट हो सकते हैं, गैस कीजिए। तो इंपॉर्टेंट है ये आपका इसराइल के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ब्रेक थ्रू है बेसिकली ये, ठीक है। आ सकता है एग्जाम में, साइंस एंड टेक क्वेश्चन में आ सकता है ये। देन आता है आपका ये जो अभी 15 अगस्त हुआ था हमारा, जिसमें पीएम मोदी ने रेड फोर्ट से वो बोला था, भाषण दिया था, बेसिकली स्पीच दिया था। उसमें बेसिकली 5 प्रण की बात की गई थी, अमृतकाल के 5 प्रण की। अमृतकाल किसको कह रहे हैं, ये जो 25 साल अभी चलेगा ना, उसे अमृतकाल हम बोल रहे हैं। मतलब अभी 75 ईयर्स का हो गया इंडिया, 75 से 100 साल बनने में जो हम बना रहे हैं, बीच में 25 साल का गैप है, उसे हम अमृतकाल बोल रहे हैं। और अमृतकाल में बोल रहे हैं कि इस अमृतकाल में हम बेसिकली पूरे इंडिया का नक्शा बदल देंगे, एकदम हाईली डेवलप कर देंगे। डेवलपिंग कंट्री से हम डेवलप बन जाएंगे इस 25 साल में। ऐसी ऐसी बातें, ये समरी बता रहा हूँ आपको जो हुआ था। लेकिन अब एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से 5 पॉइंट बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जो 5 प्रण लिए गए थे अमृतकाल के लिए मोदी जी ने। पहला, ये पॉइंट आप सीधे सीधे रट लीजिए, ब्लू वाले जो पॉइंट है, यही एग्जाम में आपको दिखेंगे, यही आपको टिक मारना है, ठीक है। पहला पॉइंट, ये सीक्वेंस वाइज याद नहीं करना, बस ये याद करना कि 5 प्रण कौन कौन से थे। एक था अगर गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, मैंने बताया डेवलप्ड इंडिया 25 साल बाद हम डेवलप बन जाना है। दूसरा, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, इसका क्या एग्जाम्पल है, ये जो अभी कर्तव्य पथ बनाया, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो क्या है, वो यही है, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, ठीक है। कॉलोनियल माइंडसेट से जो भी चीज़ हमारी पुरानी जो कॉलोनियल विचारधारा वाली चीज़ें जो दिखती है, हमें याद आती है, वो सब हम हटा देंगे। फिर प्राइड इन आर रूट्स, अपनी एशियन सिविलाइजेशन को हमें और ग्लोरीफाई करना है। देन यूनिटी, यूनिटी तो होगी ही होगी, अगर यूनिटी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, अगर यूनिटी इसमें हटा दो तो फिर इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए यूनिटी तो ऑलमोस्ट सारे किसी भी चीज़ में होगा तो यूनिटी आपको जरूर दिखेगा। देन आता है सेंस ऑफ ड्यूटी, तो ड्यूटी भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गांधी जी का काम था, गांधी जी ने कहा था कि भैया अगर जो आपका फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करना चाहते हो, उसे अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कंप्लीट करना ज़रूरी है, तभी वो फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने के लिए बोल सकता है, ऐसा गांधी जी का विचारधारा था, ठीक है। तो ये 5 प्रण आपको याद होने चाहिए एग्जाम में, ये 5 ब्लू वाले पॉइंट है, सीधा सीधा आएगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। देन आता है युंग वांग 5, ये न्यूज़ में बहुत चल रहा था, क्या था ये, देख लीजिए। इसके लिए ये मैं इतना इंपॉर्टेंट मुझे ये क्वेश्चन नहीं लगा था, बट ये बहुत दिन से न्यूज़ में था, बहुत दिन से न्यूज़ में था, और इससे पता चलता है कि क्या इंडिया की स्थिति है, क्या चाइना की स्थिति है, क्या श्रीलंका की स्थिति है, ये पता चल रहा था, स्टेटस पता चल रहा था। देखिए पहले इसमें क्या हुआ कि ये बता देता हूँ आपको, युंग फाइंग वोंग 5 जो है एक बेसिकली चाइना की स्पाई शिप कह सकते हो। स्पाई शिप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर रडार लगा होता है बेसिकली। इंडिया के पास भी है, इंडिया के पास वैसा ध्रुव टाइप का है, उसका नाम ध्रुव है। ऐसे ही चाइना के पास भी है, चाइना का नाम है युंग 5। युंग वोंग 5 बेसिकली आ रहा था चाइना से, और 4 परमिशन ले ली थी उसने श्रीलंका पे अपना पोर्ट डॉक करने की, मतलब ये जो शिप आ रही थी उसको डॉक करने की परमिशन ले ली थी श्रीलंकन पोर्ट पे, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट का जब स्पाई मतलब ऐसा रडार वाला कोई प्लेन आए, वो पोर्ट आएगा, शिप आएगा रडार वाला, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना कंसर्न रेज किया श्रीलंका के सामने कि भैया आप नहीं अलाउ कर सकते, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो श्रीलंका ने भाई पहले मान लिया, और जबकि श्रीलंका आर्थिक स्थिति में बर्बाद हो चुका है, चाइना के चक्कर में ही, चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव में फंस के बर्बाद हो गया, लोन इतना उठाया, सब चीज़ हो गया, चाइना हेल्प तक करने नहीं आया। इंडिया ने उसको इतने सारे मिलियन के ग्रांट्स दिए, बहुत कुछ दिया, इंडिया ने भी हेल्प किया, लेकिन फिर भी चाइना ने पहले बोला, श्रीलंका ने पहले बोला कि नहीं, हम कैसे मना कर सकते हैं चाइना को, और वो मिलिट्री यूज़ थोड़ा ना कर रहा है, वो तो बस रडार है, उसमें मिलिट्री यूज़ नहीं करने देंगे हम, आप चिंता मत कीजिए। फिर भी इंडिया ने बार बार बहुत डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाया, सब चीज़ लगाया, तो श्रीलंका मान गया स्टार्टिंग में। ये लगातार 2 महीने की न्यूज़ में बता रहा हूँ आपको, 2 महीने लगातार चला, इसलिए क्वेश्चन मैंने डाला यहाँ पर। उसमें बोला कि श्रीलंका स्टार्टिंग में मान गया कि ठीक है नहीं भेजेंगे,
और ऊपर से चाइना को ये भी बोल दिया, पहले तो चाइना को बोला कि आप रडार बंद करके आइएगा, तो तब भी इंडिया ने कहा कि नहीं, फिर भी हमारे बगल में नहीं रह सकते आप, क्योंकि श्रीलंका के टेक्निकल्स पे क्या ही आप भरोसा कर सकते हो, टेक्नीशियंस इतने एडवांस तो होंगे नहीं कि चाइना दिखा देगा कि भैया बटन बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी वो अंदर से चालू होगा, तो ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था। इसीलिए फिर हमने कहा, डिप्लोमेटिकली प्रेशर डाला कि नहीं नहीं नहीं, हम अलाउ ही नहीं करना है, मतलब श्रीलंका को बोला कि आप अलाउ ही मत कीजिए। तब श्रीलंका इतना ज़्यादा लोन वोन ले रखा था हमसे, तो उस टाइम मान गया, प्रेशर में दब गया वो भी कि ना, चाइना को उसने मना कर दिया। लेकिन मज़े की बात ये थी कि चाइना का वो शिप अभी भी रुक नहीं रहा था और ना ही अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था, वो आ रहा था उसी रास्ते में बढ़ रहा था। तब इंडिया ने और कंसर्न दिखा है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन चाइना का वहाँ पर इतना बड़ा प्रेशर था, पता नहीं अब क्या प्रेशर था ऐसा कि एट द एंड चाइना श्रीलंका पे प्रेशर अपना बना के इंडिया के प्रेशर को साइडलाइन कर दिया, और वहाँ पर जाके उसने डॉक कर दिया ये शिप। कहाँ पर? श्रीलंका पोर्ट में आज के डेट में डॉक हो चुकी है शिप। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाइना की स्पाई शिप है, श्रीलंका पोर्ट में डॉक हो चुकी है। ठीक है, देन आता है कि ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ था, पता नहीं एग्ज़ाम के लिए आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक मदर हीरोइन करके टाइटल दिया जाता है रशिया के अंदर। ये अभी का टाइटल नहीं है, ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर के टाइम टाइटल दिया जाता था, वहाँ पर जब पॉपुलेशन कम होती थी और वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स को भेजना होता था, तो मदर हीरोइन का टाइटल उस वुमेन्स को मिलता था, उस वुमेन को मिलता था, महिला को, जो बेसिकली 13 या 10 से ज़्यादा बच्चे को, मतलब 10 से ज़्यादा बच्चे जिसके होते थे, जैसे वो बियर कर पाती थी, 10 से ज़्यादा बच्चे अगर वो कंट्री को दे पा रही हैं, तो उनको टाइटल मिल जाएगा मदर हीरोइन का। ये टाइटल कब का है? वर्ल्ड वॉर के टाइम का। पुतिन ने क्या किया? पुतिन की अभी जो रशिया की पॉपुलेशन अभी बहुत ज़्यादा सिकुड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा, मतलब कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है, उसको पॉपुलेशन की ज़रूरत है, पॉपुलेशन कोलैप्स हो चुका है रशिया का। तो इसीलिए रशिया ने फिर से ये वाली स्कीम वापस लॉन्च कर दी, और इसमें इस पर उन्हें इंसेंटिव भी दिया है। रिवॉर्ड क्या दे रहे हैं कि जो मदर हीरोइन का टाइटल तो हम देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ 10 बच्चे अगर किसी माता जी ने किए हैं तो उनको 13 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पूरा वर्ल्ड न्यूज़ से हिसाब से पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, स्थिति क्या है, मतलब रशिया किस पॉइंट पर पहुंच चुका है, देखिए आप। ठीक है, एक टाइम था जिसमें चाइना ने फोर्सफुली पॉपुलेशन कम करवाया, वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी लगवाया, फिर उसको अब 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया, वो भी हटा दिया। तो मतलब स्थिति बदल रही है पॉपुलेशन की, तो वो थोड़ा आपको वो वाला माइंडसेट दिखना हो चाहिए। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो ये पॉइंट याद रहने चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, जापान में गिर चुका है, चाइना में गिर चुका है, रशिया में तो बर्बाद हो रहे हैं, इतना पॉपुलेशन गिर चुका है। और एलन मस्क ऐसे ही नहीं बोलते कि पॉपुलेशन कोलैप्स इज ऑन द वर्ज, वो खुद बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ मैं सबसे बहुत ज़्यादा बच्चे करूँ। क्यों चाह कहते हैं ऐसा? तो वो पूरा वर्ल्ड को देख एक साथ बोलते हैं, हॉलिस्टिक व्यू में देखते हैं। आप इंडियन पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन पूरा हॉलिस्टिक व्यू में ज़रूर एक बार देखना चाहिए। ठीक है, देन आता है आपका विलियम रूटो, अभी न्यूज़ में बहुत चल रहे थे, ये कौन है और किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इंपॉर्टेंट है ये भी, मतलब सही में इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ही इसके बारे में न्यूज़ चैनल्स पे, जो न्यूज़ पेपर्स पे इस पर बहुत ज़्यादा वो प्रिंट्स आ रहे थे, इनके न्यूज़ आ रहे थे बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स में, इसलिए मैंने इनको कवर किया है विलियम रूटो को। ठीक है, विलियम रूटो बेसिकली केनिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ये बहुत टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंडेड आदमी थे ये, जो एकदम से पावर में आ गए, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसा कुछ खास था नहीं, तब भी ये आ गए, इसीलिए इनको बोला गया है, मतलब ये न्यूज़ में ज़्यादा इसको कवर किया है। ठीक है, रूटो केनिया का प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये डॉर्नियर मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, ये मैं एक न्यूज़ बिल्कुल नहीं डालना वाला था, लेकिन ये इसलिए डाला क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि भैया देखिए श्रीलंका को हमने कितना सारा चीज़ दिया है, एक तो लोन ग्रांट वांट दिया ही दिया है, अभी उस इकोनॉमिक उसने क्राइसिस हो रखा है, तब भी हम पैसे दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उसके ऊपर डॉर्नियर मैरीटाइम एयरक्राफ्ट भी हमने दिया है श्रीलंका को। स्टिल श्रीलंका ने चाइना के प्रेशर में आके वो अपना चाइना का स्पाई शिप अपने यहाँ डॉक करवा लिया, हमारी बात नहीं सुनी, हमारे कंसर्न को बिल्कुल भी रिगार्ड नहीं किया। तो वो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए डॉर्नियर मैरीटाइम एयरक्राफ्ट किसको दिया हमने? श्रीलंका को दिया। ठीक है, देन आता है, ये भी बहुत पुराना न्यूज़ है, मतलब अभी से न्यूज़ पुराना भी है और अभी भी न्यूज़ में चल रहा था। 3.5 किलोमीटर का फ्राइट ट्रेन कैसे बोलते हैं, जो मालगाड़ी होती है उसको फ्राइट ट्रेन बोलते हैं, कि रिसेंटली टेस्ट हुआ इंडिया में और बहुत लंबी ट्रेन है बेसिकली। पूछा है कौन सी ट्रेन का नाम क्या है, तो देखिए ऑप्शन भी देखिए गजब डालते हैं इसमें। ए ट्रेन आपने सुना है, सुना होगा ए ट्रेन, अगर आप थोड़ा हॉलीवुड देखते हैं तो इसमें इसका आंसर वैसे है सुपर वासुकी। ठीक है, सुपर वासुकी 3.5 किलोमीटर, याद रखना, फ्लाइट ट्रेन है जो कि अभी अभी टेस्ट हुई है, और ये पहले भी हो रखी थी। ठीक है, अश्विनी जी ने, मतलब हमारे जो रेल मंत्री है, उनने ट्वीट किया था। ठीक है, अभी ये शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख रहे हैं, उसका नाम किस एयरपोर्ट का नाम चेंज कर रहे हैं? राजीव गांधी, चेन्नई, चंडीगढ़, लखनऊ। राजीव गांधी वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, पता है आपको? इंदिरा गांधी तो दिल्ली में हो गया, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये सारे पता होने चाहिए। ठीक है, तो नाम किसका चेंज किया जा रहा है? चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज कर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, फिक्स है।
ठीक है। यूनेस्को पीस प्राइज अभी अभी किसको दिया है 2022 में? यूनेस्को का पीस प्राइज, ठीक है, यूनेस्को का पीस प्राइज। ये हमारा नोबल पीस प्राइज नहीं है, यूनेस्को का पीस प्राइज है, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। किसको दिया है? वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को दिया गया है। डन, ओके। अभी एक और न्यूज़ इन ट्रांजिशन क्या है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन का हाईएस्ट अवार्ड किसी को दिया है, किसी कंपनी के सीईओ को दिया है। किस कंपनी के सीईओ को दिया है? वो टर्की इन ओरिजिन है, जो कंपनी है वो टर्की इन ओरिजिन है। उस कंपनी के सीईओ को बुलाकर यूक्रेन में उनको सम्मानित करने के लिए यूक्रेन का हाईएस्ट अवार्ड दिया है, ठीक है। तो वो नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो किसी ड्रोन से भी रिलेटेड है। उस ड्रोन का नाम भी पूछ लिया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उस ड्रोन का नाम इंपॉर्टेंट है, किस कंपनी का मालिक था वो नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आता है मिखाइल गॉर्बाचेव। ये तो मतलब बहुत बड़ा न्यूज़ था और आपने एनसीईआरटी भी पढ़ा होना चाहिए। इसका मैं आंसर नहीं बताना चाहता हूँ, आंसर आप खुद बताइएगा। मिखाइल गॉर्बाचेव आजकल न्यूज़ में चल रहे थे, क्यों चल रहे थे? ये लास्ट लीडर किस कंट्री के थे? यूगोस्लाविया, यूएसएसआर, नाजी जर्मनी, या नन ऑफ द क्या थे? इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एनसीईआरटी के पढ़ा या वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा भी आइडिया हो तो इनके बारे में ज़रूर जो जानना चाहिए। नहीं जानते हो तो दिक्कत है, ठीक है। देन आता है कि मोटो ऑफ आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत अभी अभी जो हमने कमीशन कर दिया है वो क्या है बेसिकली, उसका मोटो क्या है? इंपॉर्टेंट है ये आईएनएस विक्रांत, तो इंपॉर्टेंट है ही। दो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुकी है। पहली एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य जो कि रशियन ओरिजिन है, और दूसरी हमारे पास ये इंडिजिनियसली मतलब इंडिया ने खुद बनाई है, ये आईएनएस विक्रांत हो गया। इसका नाम एग्जाम में आएगा गारंटी है, लेकिन अब एग्जामिनर को एक लेवल आगे जाना होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना न्यूज़ हो गया, ये बहुत पहले से बन रहा है आईएनएस विक्रांत। अब जो थोड़ा हाई लेवल उसे एग्जाम में सेट करना होगा तो पूछेगा मोटो क्या है। तो मोटो क्या है, और उसका मोटो इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं बच्चे पूछ रहा हूँ कि ये पूछ सकता है। आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, ये मोटो है इसका, ठीक है। कहाँ से मोटो लिया है? इसका मोटो है बेसिकली इसका मोटो ऋग्वेदा से लिया है, ठीक है। ऋग्वेदा के पर्टिकुलर एक हाइम से उठाया गया है। आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, मोटो ऑफ आईएनएस विक्रांत, ठीक है। अब ये आईएनएस विक्रांत और एयरक्राफ्ट कैरियर की न्यूज़ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है? क्योंकि आप देख लीजिए उसका इम्पैक्ट देखिए आप। फ्रांस में कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है? एक। रशिया में कितने हैं? एक। यूके में कितने हैं? दो। सिर्फ यूएसए को छोड़ दीजिए, बाकी सब में आपको एक एक दो दो दिख रहे हैं। अब इंडिया भी दो कैटेगरी वाले में आ गया। दो चाइना के पास है, दो इंडिया के पास हो गया, दो इटली के पास है, जापान के पास एक भी नहीं है, ये भी देख लीजिए। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इस न्यूज़ को उस एंगल से देखिए कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट हम इसे कवर कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट टू सेटअप अ कंट्रीज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इन टू, कहाँ पर करने वाले हैं कि एस्ट्रो टूरिज्म को वो बढ़ाने वाले हैं। कहाँ पर करने वाले गवर्नमेंट? नाइट स्काई सेंचुरी मतलब बेसिकली वहाँ पर टेलीस्कोप सब लगा के सेट वेट किया जाएगा। अब जाके वहाँ पर टूरिस्ट लोग जाएंगे, वहाँ पर ऊपर से चांद वांद देखेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ दिया जाएगा? वो आपका ऑप्शन है, आंसर इज लद्दाख ए। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये भी फिक्स है, इसका भी टेंशन नहीं है। इंडिया ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को पहली बार किसी कंट्री में भेजा था, ये भी मैंने इनका फोटो देखा था, उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर जब गए थे उस कंट्री में, अच्छा था, तभी मैंने सोचा इसको डालना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। डिफेंस मिनिस्टर पहली बार गए उस कंट्री में, कंट्री का नाम मंगोलिया, ओके। इंडियन आर्मी चीफ जो हमारे हैं मनोज पांडे जी, वो बेसिकली उनको ऑनरी रैंक दिया गया आर्मी जनरल का किसी और कंट्री के द्वारा। मतलब हमारे जनरल जो हमारे तो चीफ है वो बेसिकली, तो वो किसी और कंट्री के आर्मी जनरल का ऑनरी रैंक दिया गया उसे। बताइए, गैस कीजिए। इसमें आपको ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन, ये आते ही आता है एग्जाम में। मतलब आना होता है तो आ जाता है, नहीं आना तो नहीं आता, लेकिन ट्रेडिशनल पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल जीके जो आता है उसके अंदर ही कवर होता है, ठीक है। इसमें करंट अफेयर से रिलेट नहीं करना है, लेकिन ये करंट अफेयर में हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है, ठीक है। तो इसका आंसर है नेपाल, ठीक है। नेपाल में बेसिकली हमारे इंडियन चीफ को ऑनरी रैंक दिया जाता है हर बार, ठीक है। विच स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया रिसेंटली बिकेम द डायमंड लीग चैंपियन? अभी अभी डायमंड लीग का चैंपियन बन गया है, कौन बना है? गोल्डन बॉय, यस, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने अभी 88.44 मीटर करके कुछ रिकॉर्ड मारा है, फिर से उतना दूर जैवलिन फेंका है, डायमंड लीग का चैंपियन बन गया है। ये हमारे ओलंपिक में गोल्ड लेके आ चुके हैं। ऊपर से वर्ल्ड जो चैंपियनशिप था उसमें शायद से सिल्वर मेडल आए थे, ये याद रखना। वर्ल्ड चैंपियन में सेकंड मेडल आए थे, और डायमंड लीग में फर्स्ट आए हैं, और आपके ओलंपिक में तो पता ही है गोल्डन लेके आए हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा, याद रखना, ये एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन। अब ये आखिरी चीज़, अभी अभी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, उनका डेथ हो गया। वो कब बनी थी? अब एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा क्वेश्चन कि उनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये भी फिक्स है।
कब बनी थी वो, कब उनको थ्रोन हुआ पहनाया गया था, तो 1952 में पहनाया गया था, पहला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। दूसरी बार जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि कितनी बार स्टेट विजिट हुई थी, मतलब इंडिया में कितनी बार वो आई थी, तो 3 बार ऑफिशियल विजिट हुई थी, एक 1961 में, 1983 में एंड 1997 में। ये तीनों ईयर याद रखना, 1961, 1983, 1997, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्वीन से रिलेटेड क्वेश्चन में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।